हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टॉपिक फोर्थ। अभी तक हमने 3 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं, एक सेट का, उसके बाद मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स और एक सीक्वेंसरी, वो तीनों कर लिए हैं। उसके हमारे पास जो शॉर्टकट थे वो भी फिनिश कर लिए हैं। अब हम करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम सबसे आसान टॉपिक है इसमें से, क्योंकि इसके जो शॉर्टकट है ना वो 5-5 सेकंड में क्वेश्चन निकलने वाले होते हैं। ठीक है, तो मैं 2 दिन से काफ़ी बीमार था, उस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अदरवाइज मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालना चाहता हूँ, अपने तरफ से मैं पूरी एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है तो अभी हम करते हैं बाइनोमियल थ्योरम कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस वाइज चलें, जैसे हमारे पास सिलेबस में दिया है ना, तो उसी तरह से मैं देखूंगा। तो सबसे पहले टॉपिक आता है उसमें हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री की है तो वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि बाइनोमियल थ्योरम बनाई किसने है। तो वो सबसे हम पहले लिखेंगे कि जो बाइनोमियल थ्योरम है ना वो किसके द्वारा था। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास गिवन बाय, हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम किसके द्वारा दी गई थी, तो हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं सर लसक न्यूटन। ठीक है, इसको सर लसक न्यूटन बोलते हैं। इसने हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम सबसे पहले बनाई थी। तो सीधे सीधे 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसने हिस्ट्री में बोला है। तो पीटेट में भी 1-2 क्वेश्चन आए थे ऐसे, तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि इसको आप सीधा याद ही रखना है। तो इसको आप शॉर्ट में रख सकते हो, या तो कैसे लिख सकते हो आप, एस एल, सर लसक को क्या लिख सकते हो, एस एल न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन तो याद करना आपके लिए भी आसान होगा। तो एस एल न्यूटन या एल न्यूटन भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कहीं पे सर ना दिया। तो एल न्यूटन या एस एल न्यूटन हमारे पास जो था, उसने बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास दी थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट होती है इसकी। तो स्टेटमेंट आ सकती है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। ठीक है, तो इसकी हम अगर स्टेटमेंट करें तो मैं एक एक टॉपिक करवा दूंगा आपको इसमें से, जो जो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं हो रही है, इसलिए आप ध्यान से देखना और साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। तो क्या कह रहा है हमारे पास, कहना है इफ एन इज अ पॉजिटिव नंबर, इफ एन इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एन हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, कह रहा है देन हमारे पास जो इसकी मेन स्टेटमेंट है वो जो हमने याद रखनी है, जो कि एक फार्मूले की तरह है, जो भी फार्मूला आपको पता भी होगा आई थिंक। तो क्या है, ए प्लस एक्स प्लस ए की पावर एन, और साथ में क्या आ जाता है, एन सी नोट एक्स की पावर एन, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू, प्लस सोन अप टू हमारे पास क्या आ जाता है, एन सी एन ए की पावर एन, और जहाँ पे हमारे पास ए की पावर सॉरी, हमारे पास जो x की पावर है ना n माइनस एन है, तो x की पावर 0 हो जाती है, तो इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसको अगर हमने जर्नल, ये स्टेटमेंट है हमारे पास एक जर्नल की तरह। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको और वे से लिखना हो तो इसको हम एक और वे से लिख सकते हैं। उसको बोल सकते हैं एक्स प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू समेशन आर वेरी फ्रॉम 0 टू n, आर हमारे पास वेरी कर रहा है 0 टू n, एन सी आर, उसके बाद x की पावर n माइनस आर और a की पावर r, और इसी को लिखने का एक और वे है हमारे पास, समेशन आर वेरी फॉर 0 टू n। एन सी आर को हम दूसरी वे से भी लिख सकते हैं ना, वो क्या होता है, सी ऑफ, मीन्स कि इसका मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, एक परमोटेशन और कॉम्बिनेशन 2 होते हैं, तो जब हम वो करेंगे तो वहां पे भी हम करेंगे। इसका वैसे भी फायदा आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन में हो सकता है, वैसे ज़्यादा नहीं, कोई 1-2% ही है, तो कोई इतना खास भी नहीं है। एक्स की पावर n माइनस वन और ए की पावर r। ठीक है, अभी मैंने लिखा, अभी मैं समझाता हूँ, इसको में से याद क्या रखना आपने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, n इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास ये फार्मूला देखेगा, इसमें n हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो सकता है। पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है, अब इसको घुमा के बोल सकते हैं, तो पॉजिटिव नंबर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर बोल सकता है। वो कहेगा नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर बोलेगा तो वो भी पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर देखें हम तो रैशनल नंबर भी पॉजिटिव में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने याद रखना बस पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो डिटेल में काफी करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास दिया है एक्स प्लस ए की पावर एन, और ये सारा हमारे पास दिया है। अब इसी को घुमा के वो और किसी वे से भी लिख सकता है, ए की जगह क्या लिख सकता है, वो 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई की पावर एन। तो जहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, मतलब क्या होता है, हमारे पास जैसे ये किया ना, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे ना तो इक्वल टू हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, मीन्स की इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन ही आना चाहिए।
प्लस करने पे। अगर हम जहाँ देखो x की पावर n माइनस आर और a की पावर r, तो इसकी पावर देखे तो आर आर कट हो जाएगा और x की पावर n बच गई ना। इसी तरह से जहाँ देखो n पावर है, जहाँ n माइनस वन और 1 ऐड करेंगे तो n पावर, जहाँ n माइनस 2 और 2 पावर तो कट करेंगे तो n पावर, जहाँ भी n पावर। ठीक है, तो हमने टोटल में हमेशा n पावर बनानी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हो इसको कि कैसे है। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, कि जैसे हमने क्या किया था x प्लस, अगर हम देखें x प्लस जैसे हम करते थे y की स्क्वायर, तो ये क्या होता था x की स्क्वायर y की स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 3 का भी हमारे पास फार्मूला होता है, इवन कि हमारे पास 4 का फार्मूला भी होता है, वो मोस्टली किया नहीं होता किसी ने, 4 तक के हमारे पास फार्मूले होते हैं। ठीक है, इसी तरह बनाने को तो हम 10 तक भी बना सकते हैं, लेकिन वो काफी लेंथी हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास अगर इसको सोल्व करना हो तो उसके लिए हम करते हैं बाइनोमियल का यूज। ठीक है, अब आपको एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आपको आएगा x प्लस वाई की पावर 10। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ 10 अगर सोल्व करने जाओगे तो आप सोल्व थोड़ी ना कर सकते हो इसको, तो उसके लिए हमारे पास इसका बाइनोमियल का यूज होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका जो जनरल टर्म थी हमारे पास, वो आपने याद रखनी। इसमें से याद रखने वाला मेन चीज है वो ये है हमारे पास। ठीक है, इसको आपने मेन याद रखना है, वैसे बाकी आपने स्टेटमेंट पूरी याद रखनी ही है, लेकिन ये हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के ये चैप्टर हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसके साथ में शॉर्टकट ही करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसको लेंथी वे से करने जाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, हमने करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आना है, तो ऑप्शन के द्वारा करेंगे क्वेश्चन, तो मैं इसलिए आपको साथ में क्वेश्चन करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो अभी ये तो हमारे पास था, सबसे पहले हिस्ट्री दी थी वो मैंने करवा दिया वहां से कि क्या है एसएल न्यूटन, जो सल लसक न्यूटन हमारे पास था, उसने हमारे पास क्या किया था, ये बाइनोमियल दी थी, उसके बाद स्टेटमेंट लिख दी जो कि उसने जनरल स्टेटमेंट जब बोली होती है वो भी बता दी। इसके बाद आपका टॉपिक आ रहा है सिलेबस के हिसाब से पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, तो पास्कल ट्राइंगल मैं करवा देता हूँ कि होता क्या है, इसको आप साथ में नोट डाउन कर लो। अब मैं कहता हूँ पास्कल ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, तो पास्कल ट्राइंगल हमारे पास, एक मिनट, पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, अब हमारे पास पास्कल ट्राइंगल कहता क्या है, इसमें मतलब क्या होता है हमारे पास कि अगर तो आ जाए ना हमारे पास जैसे x प्लस वाई, जहाँ ए या कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, x प्लस वाई में लिख के चलता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही आता है, जहाँ y या हो सकता है, या और कोई वेरिएबल हो सकता है, जहाँ ए हो सकता है, या कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ए जो मान के चलता था वो कॉन्स्टेंट होता था। ठीक है, तो वेरिएबल भी आ सकते हैं दोनों के दोनों। तो अब क्या कह रहा है, x प्लस वाई की हमारे पास पावर मान लो अगर आ जाती है 3, 4 या कम से कम मान लो 5 तक भी आ जाती है, तो उसको हम पास्कल ट्राइंगल से उसके कोफिशिएंट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आता है 1, फिर हमने क्या करना होता है, यही 1 हमारे पास एक इधर लिखना होता है, एक इधर लिखना होता है। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को ऐड करना है, उसको मिड में लिखना होता है, तो 1 1 प्लस कितना हो गया 2। फिर क्या करना है, हमने इन दोनों को ऐड किया, जैसे पहले क्या करेंगे 1 इधर भी लिखेंगे और 1 इधर भी लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को फिर से ऐड किया तो ये 3 हो गया, ये भी दोनों को ऐड किया तो 3 हो गया। अब ये 3 3 हुआ, लेकिन हमने क्या करना, बीच में एक बाहर और एक 1 1 फिर लिखना है। अब 3 और 3 कितना हो गया 6, और इधर कितना हो गया 4, और ये भी हो गया 4, और ये 1 1 आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब जहां तक का हमारे पास कोफिशिएंट करना हो ना, तो वो सिंपल हो जाता है, इसलिए पास्कल ट्रायंगल मैंने कहा। अब इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास जहाँ पावर आ रही है x प्लस वाई की पावर, तो जहां मैं लिख देता हूँ ऊपर पावर। ठीक है, अगर तो पावर क्या आ रही है हमारे पास 0 आ रही है, अगर पावर आ रही है 0 तो उसके लिए होगा हमारे पास 1। ठीक है, मैं समझाता हूँ ये सारा, पहले लिखते जाओ साथ में। अगर आ जाए पावर 1 तो उसके लिए है हमारे पास ये रो, अगर आ जाए पावर 2 इसके लिए ये रो है, 3 के लिए ये है, और 4 के लिए ये है। ठीक है, पावर 4 आ जाए, ये वाली पावर x प्लस वाई की पावर 2 3 4 कुछ भी, अगर जहाँ पे 4 तक आ रही है। ठीक है, 5 भी नहीं है वैसे, इसकी कर सकते हो 5 तक की, फिर लेंथी हो जाएगा। तो x प्लस वाई की पावर अगर 4 तक आ रहा है ना, जैसे मान लो हमारे पास दिया यहाँ पे x प्लस 3 की पावर 4, और उसने बोला इसका कोफिशिएंट निकालो, कौन सा हमारे पास x की स्क्वायर वाला कोफिशिएंट निकाला, x की क्यूब कहाँ आएगा उसका कोफिशिएंट निकालो। कोफिशिएंट क्या आता है 3x का स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट होता है इसका। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ सोल्व आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन इसको अभी समझ लो पहले थोड़ा सा। क्या है 1 1, अब हमारे पास क्या है इसमें, मतलब एक तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या आगे कोफिशिएंट हमारे पास बोला उसने कि पावर 0 है, तो उसका हमारे पास कोफिशिएंट क्या होगा 1। अगर उसने बोला हमारे पास x प्लस वाई की पावर 1 होगी, तो उसका उसने बोला कोफिशिएंट कौन सा हो सकता है, तो हम बोलेंगे 1 और 1 ही कोफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, और इसका अगर हमने पावर 2 कर दी तो उसका कोफिशिएंट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है फिर से। ठीक है, तो 1 1 सेम ही है।
इसका मतलब क्या होता है एक हमारे पास, और इसका मतलब है हमारे पास कि ये हमारे पास जो बिगिनिंग फर्स्ट और लास्ट से जो हमारे पास वैल्यूज आती है ना, तो वो भी इक्वली होती है। देखो हमारे पास जहाँ ये दोनों 1 और 1, जो फर्स्ट और जो लास्ट वैल्यू 1 1 इक्वल, ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू 1 1 इक्वल, जहाँ देखें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू 1 1 इक्वल, और फिर से ये देखें तो सेकंड और सेकंड लास्ट वैल्यू 1 1 इक्वल, जहाँ पे फर्स्ट और लास्ट सेकंड और सेकंड लास्ट इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास मान लो उसने दिया है, अब देखो इसको समझाने का पता चलेगा आपको। x प्लस मान लो हमारे पास y की पावर उसने दी है, जहां पावर 4 है ना, पावर 4। ठीक है, अब उसने क्या बोला हमारे पास कि x हमारे पास क्या है, जहां पे ये क्या है, x की पावर हमारे पास 1 2 3 इस तरह से आएगा ना। तो x की पावर हमारे पास अगर मान लो ये दी है उसने सेकंड टर्म उसने बोला कि 4 है उसका कोफिशिएंट, और उसने बोला हमारे पास कि इसका कोफिशिएंट निकालो, कौन सा है, ये 4 था ना। तो उसने बोला कि फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट निकालो, तो वो भी 4 होगा। तो आपने बिना सोल्व किए कर लेना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, तो फिर आपको आसानी से समझ में आएगा ज़्यादा। अभी के लिए आप इतना याद रख लो, इसमें से जो इसका पूरा को पूरा कंक्लूजन है ना, वो इतना याद रखो कि इसकी जो हमारे पास क्या होती है, फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट करें या एंड से स्टार्ट करें, तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो इक्वल होती जाती है। तो जहां बिगिनिंग और एंड देखो, बिगिनिंग और एंड, और ये सेकंड, तो ये इधर से भी सेकंड, इधर से फर्स्ट सेकंड और सेकंड। ठीक है, अगर इसके बीच में कोई वैल्यू होती तो वो भी इक्वल होती। तो इस तरह से हमारे पास इसको आपने याद रखना है बस। ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल से इतना ही कंक्लूजन है बस अभी तक के लिए। इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, कि आपको पूछ सकता है वो पावर 3 के लिए हमारे पास क्या आएगी, तो वो इतनी चीज आपने याद रखनी। ठीक है, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं आपको, अगर आया तो। अब हमें इसके रिलेटेड एक को होते हैं कोफिशिएंट, जो मैंने बोला ना टर्म। तो पहले हम देखते हैं टर्म क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, सारा बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर मैं आपको करवाता हूँ इसमें से एक और चीज होती है जो। ठीक है, तो इसको अभी मैं रब कर रहा हूँ, तो आप नोट डाउन कर लेना। पास्कल ट्रायंगल से ही करवा रहा हूँ अभी मैं वैसे। अब देखो हमारे पास सबसे पहले एक तो क्या होता है इसमें हमारे पास, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये जनरल टर्म क्या होती है। ठीक है, तो जनरल टर्म को हम लिखते हैं TR+1 की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास जनरल टर्म का, इसको इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू NCR x की पावर n-r और y की a की पावर, जैसे हमने जहाँ पे किया x प्लस a की पावर n के हिसाब से चला था ना मैं, जो जनरल टर्म थी, तो उसी का हमारे पास वो क्या थी, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ये हमारे पास जनरल टर्म है। तो ये हमारे पास क्या होगा, a की पावर r। इसको अब आपने सेकंड नंबर पे याद रखना है। ठीक है, अब इसमें से याद रखना है। अब इसमें से मैं बता दूं कि होता क्या क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखो, अगर हम इसको ले चलते हैं x प्लस वाई की होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस 2xy। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको आप जानते हो, तो इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। बड़ी पावर के लिए भी सेम ही होती है चीज। तो इसके लिए अगर देखें, इसमें हमारे पास अगर बात करें वो वेरिएबल कौन कौन सा है, तो जे भी वेरिएबल, जे भी वेरिएबल है, जे भी XY वेरिएबल है। ठीक है, इसमें से कोफिशिएंट कौन से हैं, तो ये कोफिशिएंट है, इसके साथ कुछ नहीं लगा तो 1 तो है ही ना, तो 1 कोफिशिएंट है, और इसका भी 1 कोफिशिएंट है। अब इसमें देखें टर्म कितनी है, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये 2 और ये 3, तो 3 टर्म है। ठीक है, तो जहां से कंक्लूजन क्या निकला, अभी ये x की स्क्वायर के लिए था, यही अगर हम कर दें x प्लस वाई की क्यूब के लिए, तो क्या होता है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई की स्क्वायर। ठीक है, जहां पे 3 पावर है तो कितने टर्म आई, 1 2 3 4। ठीक है, देखो 2 पावर थी तो 3 टर्म, 3 पावर थी तो 4 टर्म। तो जहां से हमने कंक्लूड क्या किया कि अगर हमारे पास x प्लस ए या y कुछ भी लिख सकते हो जहां पे, ठीक है, इसकी पावर n करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी n+1। ठीक है, तो जे हमारे पास क्या है, इंपोर्टेड है, इसको स्टार मार्क कर लो नहीं तो। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास क्या है कि हमने नंबर ऑफ टर्म के लिए हमने कर दिया कि किस तरह से होता है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, n+1 होती है हमेशा। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हमारे पास, अब कहेंगे हमारे पास 3x प्लस 2y की पावर 7 दी है, कहेगा कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी। तो हमने कुछ नहीं करना, अंदर चाहे प्लस में या माइनस में कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं, हमने पावर देखनी 7 है, तो क्या होती है n-1, इसका मतलब n होता है, तो n-1 इक्वल टू कितनी होगी, 8 टर्म। ठीक है, यही अगर हमारे पास इसकी पावर आ जाए a प्लस b, कुछ भी आ सकता है ना, एक तो चलो हमारे पास वेरिएबल चाहिए कम से कम, तो x प्लस b की पावर आ गया हमारे पास अगर मान लो आ गया 1/10। ठीक है, तो जो है हमारे पास क्या हो गया, इसकी पावर वैसे तो हमारे पास यहाँ पे हमेशा रियल नंबर ही होती है, सॉरी गलती लिख दी मैंने, 10 ही लिखना था, 10+1 किया हमारे पास, तो कितना आ गया 11। ठीक है, तो आई होप नंबर ऑफ टर्म का आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी पावर होती है इसकी उसको ऐड कर देते वो नंबर ऑफ टर्म होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म के लिए हमारे पास आ गया, जनरल टर्म भी हमने बता दी कि ये है। ठीक है, अब जनरल टर्म में हमारे पास क्या होता है,
जैसे हमने क्या किया था, क्या मान लो हमारे पास आ गया 2x+3, मैं ये चीज करवा के देखता हूँ आपको एक। मान लो इसकी पावर 2 स्क्वेयर दिया है, ठीक है। इसको करेंगे सोल्व तो क्या आएगा, 4x² प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x, ठीक है। ये चीज हमारे पास बनेगी, ठीक है। इसको आगे भी से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म बनेगी, ठीक है। अब ये तो थी स्क्वायर पावर के लिए। अब इसमें हमने देखना क्या है, टर्म कितनी है, तो 2 पावर थी तो 3 टर्म आ गई, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमने देखा जहाँ पे आर, तो आर का मतलब क्या है हमारे पास, कि आर हमारे पास जितनी पावर चाहिए होती है। अगर उसने बोला कि पावर कंटेनिंग एक्स की पावर स्क्वेयर, तो जहां पे आर कितना हो गया 2, ठीक है। अगर उसने बोला कि पावर कंटेनिंग एक्स की पावर 1, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये तो 2 पावर का ली थी ना, तो इसमें यही आ सकता है। अगर जहां पे पावर आ जाए मान लो 10 पावर आ जाए किसी की, तो उसने बोला कि इसमें हमारे पास टर्म बताओ कि जिसमें हमारे पास क्या हो, एक्स की पावर 5 आ रहा हो, तो वो हमारे पास कौन सी टर्म होगी, ठीक है ना। इसमें 3 टर्म दी, तो इसमें हमने बता दिया कि आर इक्वल टू 2 हमारे पास मतलब क्या होता है कि एक्स की स्क्वायर वाला, तो हमने बता दिया कि वो फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अगर आर इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, तो क्या बताया हमने कि वो थर्ड टर्म है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट है, उसने बोला कि हमारे पास कोई टर्म नहीं है जिसमें, उसको बोलते हैं एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जहाँ उसको बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट टर्म, तो वो क्या होती है हमारे पास सेकंड टर्म आ गई, ठीक है। इस तरह से। लेकिन ये तो था हमारे पास 2 पावर के लिए, अगर 10 पावर आ गए तो हम ऐसे तो सोल्व कर ही नहीं सकते, तो फिर हमें पावर कैसे देखनी है, तो वो सारा अभी हम करते हैं, ठीक है। और इसके हम सीधे क्वेश्चन करते हैं शॉर्टकट के हिसाब से, ठीक है। अभी तक हमने एक जनरल टर्म याद रखनी है, और एक हमारे पास जो क्या है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म हमारे पास ये आ गई है। एक हमारे पास अब कहते हैं, जो मैंने पास्कल का बताया था कि बताना था हमारे पास, क्योंकि उसके लिए टर्म जानना जरूरी था। तो टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, एनसी नोट था ना, तो मैंने जनरल टर्म लिखवाई, जिसमें क्या आता था C0 C1 C2 प्लस ऑन अप टू CN इज इक्वल टू, ठीक है। अब उसने बोला सम ऑफ टर्म, ठीक है। मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, नहीं तो सम ऑफ टर्म, सम ऑफ कोफिशिएंट लिख लो, नहीं तो ठीक है। ये कोफिशिएंट ही है ना हमारे पास। उसने बोला कि सम ऑफ कोफिशिएंट कितने होंगे हमारे पास, तो ये कोफिशिएंट ही होते हैं ना जो इसके कांस्टेंट आते थे साथ में। तो अगर तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और एन पे खत्म हो रहा है, मीन की फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, एंड वाली खत्म हो सकता है। तो जहां पे एन की जगह कितनी है, अगर 10 नंबर ऑफ टर्म तो 10 आएगा, ये तो 0 ही होगा, ठीक है ना। स्टार्ट तो 0 से ही होगा। तो जहां पे अगर हमारे पास सम है, तो इक्वल टू क्या आएगा 2 की पावर n। इसके क्वेश्चन के साथ करेंगे। अभी जो फार्मूला याद रखो, ये फर्स्ट फार्मूला, सेकंड, अगर हमने फर्स्ट टर्म 0 वाली ऐड नहीं की, जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उसको हमने छोड़ दिया, आगे से किया 6C2 प्लस हमारे पास क्या हो गया CN इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n, और साथ में क्या हो जाएगा -1 नीचे, ठीक है। और फिर यही थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है C2 C0 C2 C4 सोन अप टू। अब देखो जी आ क्या रही, इवन टर्म्स आ रही हैं, इक्वल टू किसकी होती है जी हमारे पास C1 C3 C5 प्लस सोन अप टू, ये दोनों इक्वल होती है, और ये दोनों इक्वल किसके होता है 2 की पावर n-1, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले आपने अब याद रखने हैं। क्या होता है, अगर कांस्टेंट टर्म उसने बोला सम ऑफ कोफिशिएंट निकालो, कोफिशिएंट निकालेंगे ना, जैसे मैंने 2x+3 की स्क्वायर किया था, तो इसमें हमारे पास क्या आया 4x का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 9 प्लस हमारे पास 12x आया था। कोफिशिएंट क्या हो गया जे 4 जे 9 और 12, तो 4 9 और 12 को ऐड करेंगे, जो हमारे पास बनेगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन हम इस तरह से ओपन तो करेंगे नहीं इसको, तो जो हमारे पास सिंपल याद रखने का होता है, अगर 10 पावर आ गई तो 0 से स्टार्ट किया हमारे पास, तो 10 तक गया तो 2 की पावर n, तो मीन्स की हमारे 2 की पावर कितना हो गया 10। तो 2 की पावर 10 को सोल्व करना सिंपल है, वो हो जरूर थोड़ी ना जहाँ 10 नहीं आएगा, हो सकता है जहाँ 5 6 आए, उतना ही आता है जितना आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती कि आपको पेन उठाए बिना भी क्वेश्चन निकाले जाए, ऐसे क्वेश्चन आता है। और दूसरा ये और थर्ड ये है, ठीक है। तो इसको याद कर लो, साथ में क्वेश्चन के साथ मैं यूज भी करवाता हूँ इसका, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए आया, ठीक है। एक मैंने क्या करवाई नंबर ऑफ टर्म आ गई हमारे पास, और ये क्वेश्चन। अब हम इसके करते हैं, पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो अदरवाइज जितना भी समझाया उसका आपको सही से समझ नहीं आएगी जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले मैं क्वेश्चन निकालता हूँ फर्स्ट, एक्स की स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर इसकी पावर 11, ठीक है। अब ये कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसको अब 3 4 चीजें हो सकती है जो एक ही क्वेश्चन से पूछ सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें करते हैं। सबसे पहले क्या मान लो हमारे पास आएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। हमारे पास क्या आई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फर्स्ट मान लो आप इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब कि उसमें एक्स की वैल्यू नहीं होगी, उससे इंडिपेंडेंट होगा। अब देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होगा कि एक्स की पावर 0 होगी, तो वो इक्वल टू क्या हो जाता है 1, मीन्स की कोई कांस्टेंट टर्म होगी। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाए फिर भी सेम फार्मूला है। अगर वो पूछ ले कि हमारे पास कोई बाइनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म बोल ले तो वो भी सेम बात है, क्योंकि एक्स की मैंने बोलना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तभी होगा जब 0 होगी। तो अब वो क्या आ गया 1, तो मीन्स की वो कांस्टेंट टर्म होगी। अगर कांस्टेंट टर्म में आ जाए जहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाए, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब इसको मैं पहले जनरल के हिसाब से करवाता हूँ ताकि आपको एक फार्मूले की तरह याद रहे चीज। ठीक है, अदरवाइज शॉर्टकट हमेशा भूल जाते हैं, एक बार हम इसको फार्मूले की तरह याद कर लेते हैं। b अपॉन में y की पावर q। ठीक है, जब भी हमारे पास बाइनोमियल की फॉर्म ही है ना। अब इसमें देखो ये कोफिशिएंट a, b भी कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल आ रहा है और ये वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में वेरिएबल आ रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म है, इन दोनों को सम किया पावर n आ रही है, मीन्स कि n तक हमने क्या करना है, पावर सोल्व करनी है। अब इसमें हमने करना क्या है, तो n को मल्टीप्लाई करना p के साथ, इसका फार्मूला शॉर्टकट याद रख लो, जो शॉर्टकट ही है। n को मल्टीप्लाई करना p के साथ, जो पावर है x के साथ जो फर्स्ट टाइम में आएगी, फर्स्ट टर्म में आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीजें होती हैं। अगर तो दोनों में वेरिएबल था ना तो हमने फर्स्ट वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक के साथ ही वेरिएबल है, हमारे पास आ जाए 1 + x। ठीक है, तो हमने हमेशा क्या करना है, n को मल्टीप्लाई करना है ना x की पावर के साथ, वेरिएबल की पावर के साथ। तो जहां कांस्टेंट हमने इसकी पावर नहीं देखनी 1 है, हमने इसकी पावर देखनी कि 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको x + 1 भी लिख सकते हैं ना, अगर हमारे पास 1 + x था तो इसको हम x + 1 भी लिख सकते हैं ना। एक मिनट, इसको हम x + 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा आंसर में, चाहे 2 + 3 कर दे चाहे 3 + 2 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप माइंड में भी कर सकते हो। फिर ये फॉर्मूला लगाना है, तो क्या है n और साथ में पावर p, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों पावर का प्लस कर देंगे, एक तो x की पावर j और ये दूसरी j, p + q। ठीक है, तो ये फार्मूला पूरा का पूरा आपने याद रखना है। इसको निकलता क्या है, जहां से r निकलता है। ठीक है, अब r क्या है हमारे पास कि जितनी पावर होगी हमारे पास। ठीक है, उसने बोला कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला ना उसने, तो जहां से हमारे पास क्या निकला था, r निकला। अब r क्या होगा, इसमें r की पावर 0 होगी। ठीक है, जहां पे r की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो 0 किया था इक्वल टू 1 आया ना, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होगा अगर हमने करना है इंडिपेंडेंट ऑफ x और कॉन्स्टेंट टर्म निकालनी है। ठीक है, अब पहले मैं बता दूं, अब दूसरा नंबर क्या आता है इसमें, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया जो कॉन्स्टेंट टर्म। अब हमारे पास क्या आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं है, वो कह रहे कि कंटेन कर रहा है कोई ना कोई एक्स की पावर। तो एक्स की पावर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, तो उसको हमने जनरल में लिखना है, तो एक्स की पावर आर करेंगे। तो एक्स की पावर आर कंटेन कर रहा है वो। ठीक है, अगर एक्स की पावर आर कंटेन कर रहा है तो सेम इसी में। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट निकालना है, जनरल यही लिखा मैंने, इंडिपेंडेंट निकालने के लिए ये फार्मूला। अगर एक्स की पावर कंटेन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वो वाला एक्स की पावर आर माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा हमारे पास वही आंसर होगा। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, देखो इसमें क्या करेंगे, एनपी तो आएगा ही आएगा। अब हमारे पास क्या था, इसमें माइनस क्या कर देंगे एक्स की पावर आर। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, p + q। ठीक है, अब इसमें आप देखो अगर ध्यान से, x की पावर r, इसमें भी मैंने कहा कि माइनस हुआ है। अगर आप चाहो तो एक यही फार्मूला याद रख लो। देखो इसमें भी x की पावर r है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना, तो x की पावर कितनी होनी थी, 0। ठीक है ना, x की पावर 0 होनी थी हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास वो क्या बन गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वाली वैल्यू हमने नहीं लिखनी थी। ठीक है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा था जहाँ पे। ठीक है, तो जो हमने इतना ही रहने दिया। अब हमारे पास कंटेन हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1। अब हमारे पास क्या है, ये तो जनरल था ना, अगर यही बोल दे कि x की पावर 1 आ रही है तो हमने क्या कर देना है, NP x की पावर 1। तो जो पावर आ रही है ना हमने वही माइनस करनी है ना, तो जहां पे क्या करेंगे, हम पावर को माइनस करेंगे अगर, तो क्या जहां पे 1 है ना तो 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जैसे जहां जे है ना, हाँ, तो n-1 कर देंगे, और प्लस क्या आ गया, p + q। ठीक है, अब जहां पे देखो जो x की पावर आ रहा है, इसका मतलब क्या था कि r ही माइनस करना है, हमने गलत लिख दिया, मैंने r लिखना था माइनस। ठीक है, तो np साथ में क्या आ गया हमारे पास, माइनस का r/p। अब जहां पे भी r था तो r की वैल्यू 0 थी, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, अब जहां पे हमारे पास क्या आ गया, np x पावर है, अगर यही 2 आ जाएगी तो 2, 3 आ जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हो गया जो सारा का सारा। अब मैं क्वेश्चन अप्लाई करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी। इसको आप कर रहे हो नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर आपको कॉपी में साथ साथ में लिखकर फिर देखो मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ रहा है, मैंने जैसे पहले इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए बोला। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, NP/p + q। ठीक है, अब देखो n यही था,
पी हमारे पास क्या आएगा, जे वाली वैल्यू, और क्यू हमारे पास आएगी जे वाली वैल्यू। तो क्या करेंगे, एन हमारे पास ये, पी हमारे पास जे अपॉन पी प्लस क्यू, तो 2 + 2, तो क्या आ गया 11 2 22 अपॉन में 4। ठीक है, 22 अपॉन में 4 किया तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म हमारे पास कह रहे हैं कि कौन सी आएगी, तो वो कौन सी आएगी। इसको वैसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो हमें उस तरह से करना था हमारे पास कि जिसमें हमारे पास वैल्यूज डिवाइड हो जाती। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें, चलो इसकी पावर ना फिर 1 कर लो, ये हमारे पास 2 ही लिख लो अकेला। ठीक है, एक्स की स्क्वायर प्लस 1 हुआ। अब ये हो गया, इसकी पावर नीचे कुछ नहीं है तो वाई की पावर कितनी होगी, 1 नहीं होगी ना, तो ये हमारे पास डिवाइड में आ गया 2, जहां भी 2 तो 11। ठीक है, अब ये हमारे पास जो आया, मैंने कहा था कि ये इक्वल टू किसके आया था, आर के, मतलब ये हमारे पास आया है आर इक्वल टू 11। अगर उसने टर्म की बात की है तो टर्म को हम जनरल टर्म किस तरह से लिखते हैं, टी आर प्लस 1। तो जे टर्म हमें चाहिए ना, जे वाली टर्म ये है, तो इसमें आर हमारे पास ये है। अगर टर्म की बात करें तो 11 + 1 आएगा इक्वल टू 12। टर्म की बात आए तो 12, अगर उसने आर पूछा है तो 11। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आर सोल्व करने का। अगर उसने टर्म पूछा है तो टर्म हमारे पास +1 में होती है। ठीक है, देखो इस तरह से टर्म होती है ना, तो आर के साथ हम ऐड करेंगे तो 12 टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास था इस तरह से। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए हमारे पास आएगी 12 टर्म। ठीक है, अब यही उसने बोला अगर कि एक्स की पावर क्या करो, आर था ना, तो इसी तरह हमने बोल दिया कि अगर एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर इसमें आ रही है 2, एक्स की पावर 2 कंटेन करो जहां पे किसमें होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 11 की पावर यही रहेगा ना, माइनस क्या हो जाना साथ में 2। अब देखो आर की जगह क्या आ गया 2, तो क्या करेंगे 11 2 = 22। ठीक है, एनपी माइनस आर, आर कितना है 2 अपॉन में 2, तो 2 आ गया, तो ये 22 में 2 गया तो 20/2 इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये क्या आया, आर इक्वल टू 10 आया, मीन्स की आर हमारे पास जब 10 होगा तो तब क्या होगा हमारे पास, एक्स की पावर स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन्स की कितना होगा, इसमें टर्म कितनी आई, तो 10 + 1 इक्वल टू 11 टर्म आई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टर्म आ गई है। तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x + y अपॉन एक्स की पावर, एक मिनट जहां 4 लिखा देते हैं, 4 अपॉन एक्स की क्यूब की पावर 20। ठीक है, अब उसने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सबसे पहले इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो क्या आएगा, अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 है ना, तो 20 अपॉन एनपी हो गया ना, एनपी प्लस पी प्लस क्यू, तो 3 + 4 1 कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 5। अब 5 क्या आया हमारे पास, आर आया है। अगर हमने क्या बोला, टर्म बोला है तो वो 6 है, अगर आर की वैल्यू बोली है तो वो 5 है। ठीक है, ये था। अब हमारे पास देखो, ये तो सारा था ना ये के लिए। अब हमारे पास क्या था, उसने अभी तक सिर्फ टर्म पूछी थी, तो ये टर्म निकालना हमारे पास आ गई। अब उसने क्या बोला कि कोफिशिएंट पूछ लिया, कि जैसे हमारे पास होता था ना 2x का स्क्वायर, उसने बोला x की स्क्वायर कौन सी टर्म है तो वो बता दी। अब इसके साथ कोफिशिएंट कौन सा आएगा तो वो कैसे बताएंगे, तो कोफिशिएंट निकालते हैं। तो कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास कोफिशिएंट के लिए यही हमारे पास फार्मूला पता होना चाहिए, NCR x की पावर n-r और a की पावर r। ठीक है, ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब इसी की अगर निकालते हैं हम टर्म, टर्म हमारे पे क्या आएगी, 6 आएगी टर्म। ठीक है, टर्म 6 आएगी, लेकिन r कितना है हमारे पास 5, r इक्वल टू 5 मीन्स की हमारे पास आएगा। तो r5 क्या करेंगे हमारे पास, n कितना है हमारे पास इसमें 20, तो 20 r कितना आ गया हमारे पास C5, और साथ में क्या गया x की पावर, x कितना है 1 ही है, तो पूरी की पूरी वैल्यू x ही है तो x ही लिखेंगे। n-r तो कितना आ गया 15, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास इधर a की पावर r, तो a कितना है 4 अपॉन एक्स की क्यूब की पावर r, r कितना है 5। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास इसमें आएगा क्या, तो जहां से देखो तो 5 3 = 15 और ये भी 15, तो देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए निकाला था ना, तो जहां पे क्या आएगा x की पावर 15 और डिवाइड में x की पावर 15, तो ये कट हो जाएंगे दोनों, तो जहां पे x की वैल्यू नहीं आएगी, ये कांस्टेंट वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए किया तो ये दोनों कट हो गए, बाकी इसको सोल्व करने पे जो आएगा वो आंसर होगा। अगर एक बार मैं करवा देता हूँ सोल्व, इसको क्या करेंगे 90 + 18 + 17 + 16 अपॉन में जो आएगा 5 4 3 2 और 1। ठीक है, और इधर क्या आएगा 4 की पावर 4। अब बाकी इसको आप सोल्व करना है तो वो कर सकते हो, जो भी सोल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा ना, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की मीन्स की अकेला कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट जो टर्म आएगी वो जे वाली होगी।
ठीक है, ये तो था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए। अब अगर आ जाए हमारे पास कि एक्स के क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है पावर कोई, इसी सम के साथ चलते हैं हम कंटेन के लिए पावर। मान लो एक्स हमारे पास क्या कर रहा है, कंटेनिंग कर रहा है ना कोई पावर, तो उसको हम लिख लें अगर 20 में से 4 से डिवाइड करना ना हमने, तो मान लो 4 पावर अगर हम करते हैं, हाँ ठीक है, एक्स की पावर 4 के लिए करो, एक्स की पावर 4 कह रहा है कि कंटेन करने की जो कौन सी टर्म होगी जिसमें एक्स की पावर 4 आएगा। तो एक्स की पावर 4 आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले एनपी, एनपी क्या होगा 20, एनपी माइनस आर आएगा ना, तो आर अब इस बार कितना है 4 अपॉन में पी प्लस क्यू, तो 4, तो कितना आ गया 60 अपॉन 4, तो कितना आ गया 4। अब आर इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 है। अगर टर्म की बात करें तो वो क्या है फिफ्थ टर्म में हमारे पास एक्स की पावर 4 आएगा। इसमें जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो फिफ्थ टर्म होगी उसमें एक्स की पावर 4 आएगा, लेकिन आर हमारे पास ये है। अब उसने कोफिशिएंट पूछा अगर, तो वो क्या करेंगे टी आर प्लस 1 की पावर करेंगे ना, तो वो फिफ्थ टर्म होती है, लेकिन आर हम इसको ये यूज करेंगे। तो एन कितना है 20 सी और आर कितना है अभी हमारे पास 4, 20 सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर तो कितना हो गया 16, और इधर हमारे पास क्या आएगा साथ में 4 अपॉन एक्स की क्यूब, और इसकी पावर कितनी करनी है हमने आर कितना है हमारे पास 4। अब देखो हमारे पास 4 3 जा 12, ठीक है, ऊपर क्या आया एक्स की पावर 16 तो ये था, इसको सोल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 12 के साथ ये कट हो गया तो एक्स की पावर 4 बच गया ना, तो देखो एक्स की पावर 4, तो अब एक्स की पावर 4 के साथ जो बाकी की सोल्यूशन बचा वो उसका कोफिशिएंट होगा, तो बस इसको क्या करना है 20 से 4 को मल्टीप्लाई करना है, ये तो कट हो गया ना एक्स एक्स वाली, उसको हमने देखना ही नहीं है, तो 4 की पावर 4। तो एग्जाम में आपको मोस्टली ये सोल्व करने को भी नहीं आता, सीधा सीधा यही पूछ लिया जाता है 20 से 4 और 4 की पावर 4, इस तरह से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है, एनसीआर की फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या किया है, वीडियो काफी लंबी हो गई आई थिंक, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक मैंने जो बता देता हूँ कि किया क्या हमने, तो सम ऑफ टर्म हमारे पास जो थी, सम ऑफ टर्म क्या आ जाती है, सम ऑफ टर्म सारा मैं लिख देता हूँ साथ में एक बार, n+1 आ जाती है, ठीक है। अब सम ऑफ कोफिशिएंट क्या आता है, सम ऑफ कोफिशिएंट उसके मैंने क्या करवाया आपको 3 फार्मूला करवाया पिकार्ड ट्राइंगल के बाद, ठीक है। और इसका अगर हम फार्मूला करना है ना, इसका हमने शॉर्टकट करना है, तो सम ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है x प्लस वाई की पावर n होता है ना, तो हमने क्या कर देना, इसका अगर शॉर्टकट करें तो पुट कर देना है हमने जो भी वेरिएबल हो गया ना, वेरिएबल को इक्वल टू 1, तो अगर इसको 1 पुट कर दे तो 1 + 1 की पावर n, तो कितना हो गया 2 की पावर n, तो सम ऑफ कोफिशिएंट कितने हो गए इसके 2 की पावर n हो गई, ठीक है। यही आ जाए हमारे पास x + 1 की पावर, मान लो रुक जाओ, यहाँ 2 कर दो इसकी पावर n, तो उसने बोला कि इसमें सम ऑफ टर्म कितनी होगी, तो 1 पुट करेंगे तो 3 की पावर n, तो 3 की पावर n हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म होगी, ठीक है। और एग्जाम में आपको आया हुआ है जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें आया हुआ है कि इसकी टर्म कितनी होगी, ठीक है, a की पावर n, ये हमारे पास पूछा था, उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास a + b, जो 1 पर इस तरह से आएगा। तो क्या होगा, एक तो सम ऑफ टर्म का कर लिया हमने, सम ऑफ कोफिशिएंट का भी हो गया, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का भी किया हमने, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का भी किया, और एक्स की पावर आर अगर कंटेन कर लिया है उसकी भी कर लिया, एक्स की पावर 1 भी आए तो फिर भी सेम है, वो क्या था सारा एनपी आर अपॉन में पी प्लस आर, ठीक है। तो ये सारा सोल्व करना, ये इक्वल टू आर जहां से निकल के आएगा। और टर्म की बात करें तो टर्म हमारे पास क्या होगी, r+1 करेंगे तो वो टर्म बनती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा अभी हमने किया, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक इसका नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास खत्म ही हो जाएगा, ये थोड़ा ही है बस सिलेबस इसका, क्योंकि क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सारे को मैं आज प्रीवियस ईयर में जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि सारा कैसे अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो एक और वीडियो में जो फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो और फ्रेंड्स को बताओ, अगर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब कर दो। तो जल्दी हमारा बाइनोमियल भी खत्म हो जाएगा, फिर आगे क्या करना तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं तो मैं अपने हिसाब से करूँगा स्टार्ट। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।